हिंद। आज हम लोग जानेंगे नागरिकता के अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नागरिक क्या होता है। किसी भी शहर या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग नागरिक बोलते हैं। अब किसी विशेष क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे एक भारत क्या है, भारत एक विशेष क्षेत्र है। अब इस विशेष क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं, जो भी नागरिक हैं, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं नागरिकता के अधिकार। ये विशेष अधिकार क्या सब होते हैं, जैसे हो गया राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में हो गया आपको वोट डालने का अधिकार, या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, या फिर राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार इत्यादि, ये सब होते हैं राजनीतिक अधिकार। उसके बाद होता है सिविल अधिकार। सिविल अधिकार हो गया मतलब सरकारी नौकरी जो पाते हैं हम लोग, सरकारी नौकरी या फिर लोक नियोजन बोल सकते हैं। ये सब क्या है, एक विशेष प्रकार का अधिकार है। ठीक, तो अगर आप नागरिक हो जाते हैं तो आपको कुछ विशेष प्रकार का अधिकार मिलता है जो हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति अगर आ रहा है इंडिया रहने के लिए, घूमने के लिए, तो वो विशेष अधिकार उसे प्राप्त नहीं होंगे। जो यहाँ का नागरिक है, जिसे नागरिकता का अधिकार मिला है, वही इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जानेंगे नागरिकता किसे मिल सकती है, किसे नहीं मिल सकती है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। या फिर आपको जो नागरिकता मिला है कैसे मिला है, या फिर हमको कैसे मिला है नागरिकता, या फिर आपके माता पिता को किस आधार पर नागरिकता मिला था, ये सभी जानेंगे। और ये भी जानेंगे संविधान में नागरिकता के बारे में क्या बताया गया है, क्या सब नियम बनाए गए हैं, और अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए संविधान में भाग 2 जो है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। अब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जो नागरिकता के बारे में बताया गया है, ये 1950 के समय में किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अभी के बारे में नहीं बताया गया किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नहीं लिखा गया है। संविधान में ये लिखा गया है कि जब संविधान बना तो 1950 के समय जब हमारा देश विभाजन हुआ था, उसके बाद संविधान बना, आज़ादी हुआ हमारे देश का। ठीक, तो 1950 के समय किस किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। उस समय क्या हुआ था, इंडिया नया नया बना था। ठीक है, एक देश बना था, उसमें संविधान बना, तो उस समय किस किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो देखिए भाग 2, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो बताता है, क्या बताता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, यानी कि संविधान जब बना उसके प्रारंभ में किसे किसे नागरिकता मिलेगी, ये बताता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ। ठीक है, जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, या फिर जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित इंडिया में हुआ है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, उसका जन्म मान के चलिए भारत में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ है, ठीक, तो उसको भारत की नागरिकता उस समय मिल जाएगी। ठीक, 1950 के समय। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया है, संविधान बनने के ठीक 5 साल पहले से कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, यानी कि संविधान कब बना था, 1950 में। ठीक है, संविधान बना 1950 में, यानी कि अगर 1945 से, ठीक, 1945 से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। कम से कम 1945 से रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बताता है अनुच्छेद 5। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है, पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा देश है इंडिया, समझ रहे हैं। तो जब ये विभाजन हो गया, ये पाकिस्तान बन गया और ये इंडिया, जब ये विभाजन हो रहा था, पार्टिसिपेशन हो रहा था, तो उसमें बहुत अधिक दंगे हुए, लड़ाई हुए, मारपीट हुए। तो इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तानी क्षेत्र के लोग जो थे, कन्फ्यूज कर गए कि हम कहाँ जाएँ, इंडिया में बसे या फिर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लोग इंडिया जा रहे थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान आ रहे थे। उसमें वो लोग कन्फ्यूज थे बहुत, कहाँ हम लोग रहे। ठीक है, तो ये लोग कोई इंडिया जा रहे थे, कोई पाकिस्तान। उसमें पासपोर्ट वीज़ा तो था नहीं कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर लिया जाए कि जाने के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आदमी लोग आते जाते बहुत रहते थे। उसको रोकने के लिए क्या किया गया, परमिट सिस्टम लाया गया। ठीक है, परमिट सिस्टम। ये परमिट सिस्टम क्या होता है, यानी कि आपको इंडिया से अगर पाकिस्तान जाना है, ठीक है, तो आप परमिट लेके जाएंगे पाकिस्तान से कि हम इंडिया जा रहे हैं, या फिर इंडिया से जाना है पाकिस्तान, तो इंडिया के ऑफिसर रहते थे, उससे वहाँ परमिट लेना पड़ता था कि इंडिया के ऑफिसर से, इंडिया के व्यक्ति को, कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान में रहना है। ये परमिट सिस्टम लाया गया रोकने के लिए कि आदमी एक जगह रहे, वो सुरक्षित कर ले, वो निश्चित हो जाए कि हमको पाकिस्तान में रहना है या इंडिया में, इसीलिए परमिट सिस्टम लाया गया। ये परमिट सिस्टम कब लाया गया, 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम, 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लाया गया। जब ये परमिट सिस्टम लाया गया, बताया गया जो पहले आ गया, जो परमिट सिस्टम
पहले बाद, यानी कि जब हमारा परमिट सिस्टम बना 1948 में, लेकिन विभाजन कब हो गया था? 1 मार्च 1947 को भारत का विभाजन हो गया था। 1947 को, 1 मार्च 1947 को, ठीक है, विभाजन हो गया। जब ये विभाजन हो गया था भारत का, तो आदमी लोग आ रहे थे जा रहे थे, यानी कि जो 1948 से पहले आ गया, ठीक है, जो 1947 के विभाजन के बाद गया लेकिन 1948 से पहले आ गया, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। यानी कि परमिट सिस्टम बना नहीं, उससे पहले आप भारत आ गए हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप भारत के नागरिक हैं ही। लेकिन जो बाद में आ रहा है, ठीक है, जो बाद में आया उसको क्या करना पड़ेगा? उसका ये देखा जाएगा कि वो जो पाकिस्तान से बाद में आया है, ठीक, पाकिस्तानी क्षेत्र से बाद में जो आया है, क्या वो पाकिस्तान में जन्म लिया है या फिर वो इंडिया में जन्म लिया है, ठीक है। अगर ये देखा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान में जन्म लिया है या फिर उसके माता पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ है तो उसे भारत में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसको पहले 6 महीना यहाँ पे रहना पड़ेगा। 6 महीना रहने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, नागरिकता लेने के लिए। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगा। लेकिन ये 19 जुलाई 1948 को आया, ठीक है, ये तो पहले आ गया था। और जो बाद में आया यानी कि 1948 के बाद, ठीक है, यानी कि 1948 के बाद ये नहीं कभी भी आ गया हो, तो 1950 से पहले आना चाहिए, ठीक है। आप आइए, ठीक है, 1948 के बाद आइए, लेकिन 1950 से पहले। अगर 1950 से पहले आया है तो ही उसे नागरिकता मिलेगी, लेकिन 1950 के बाद अगर कोई आना चाहता है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बताता है कि 1950 में किसे नागरिकता मिलेगी। शुरू में बता दिए थे, ये जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ मतलब क्या? 1950। संविधान कब बना था? 1950 में। यानी कि 1950 के समय किसे नागरिकता मिलेगी ये बताता है। यानी कि आप आ भी रहे हैं तो 1950 से पहले आइए, बाद में आइएगा तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये बताता है अनुच्छेद 6। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 7। गया है पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले भारतीयों को नागरिकता। जब हमारा देश का विभाजन हो गया तो भारतीय क्षेत्र के व्यक्ति थे, उन्हें लग रहा था कि हम पाकिस्तान में भी रह सकते हैं, ठीक है, तो वो पाकिस्तान चले गए रहने के लिए। फिर उसे मन नहीं लगा, जो भी कारण हुआ हो, किसी कारण हो, फिर वहाँ से लौट आया, ठीक है, भारत। अगर लौट आया तो कब लौट के आया? अगर 1950 से पहले, ठीक है, संविधान बनने से पहले अगर वो लौट के आ गया है तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले उसे यहाँ पे 6 महीना रहना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीना रहने के बाद खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे नागरिकता मिलेगी। यानी कि आप गए हैं तो फिर आइए, लेकिन 1950 से पहले आइए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीना रहना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया है भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में कि शिक्षा ग्रहण के लिए गए हैं या फिर किसी रोजगार के लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, कोई भी काम से गए हैं, रह रहे हैं, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? उसके लिए वो जो व्यक्ति नागरिकता लेना चाहेगा उसके लिए उसको देखा जाएगा उसका जन्म अविभाजित इंडिया में हुआ है नहीं हुआ है। अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म अविभाजित इंडिया में हुआ है नहीं हुआ है, ठीक। अगर उसका माता पिता नहीं है तो उसके दादा दादी का जन्म देखा जाएगा, उसका दादा दादी का जन्म अविभाजित इंडिया में हुआ है नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है, ठीक, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जिस भी देश में वो रह रहा है वहाँ पे भारतीय दूतावास जो है वहाँ पे जाकर उसको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। भारत की नागरिकता के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद भारत की नागरिकता उसे मिलेगी, ठीक है। ये बताया गया किसमें? अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है भारतीय नागरिक अगर किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है, भारत का कोई भी नागरिक अगर विदेश का नागरिकता लेता है तो उसका भारत की नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप सिर्फ भारत के ही नागरिक बने रह सकते हैं, अगर दूसरे के लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 9। उसके बाद हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 और 11 में संसद को पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है ये हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 10 बताता है कि आपका नागरिकता बना रहेगा। क्या बोलता है? आपका नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 इसके अनुसार 1950 में जिसको भी नागरिकता मिला है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के द्वारा 1950 में जिसे भी नागरिकता मिला है उसकी नागरिकता बना रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहना पड़ेगा। ये बताता है कौन? अनुच्छेद 10। उसके बाद हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? नागरिकता के कानून को बनाने के लिए संसद को पावर। ये तो हम लोग जो पढ़े भी संविधान में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8
इसमें जो नागरिकता मिला है किसी भी व्यक्ति को वो 1950 के आधार पर मिला है, यानी कि 1950 में किसे नागरिकता मिलेगी किसे नहीं मिलेगी ये संविधान में बताया गया है। लेकिन उसके आगे के बारे में क्या कानून बनेगा, किसे नागरिकता दिया जाएगा, किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके लिए जो कानून बनाएगी कौन बनाएगी, तो संसद बनाएगी। इसीलिए इसके आगे काम किसको दे दिया गया कि ये संविधान बता दिया कि हम 1950 में किस किस व्यक्ति को नागरिकता देंगे, ये संविधान बताया गया। लेकिन इसके आगे जो है आप नागरिकता कैसे दीजिएगा, अगर किसी की नागरिकता छीनना चाहिएगा, अगर कोई देश विरोधी नारा लगाता है, ठीक है, अगर आप उसके लिए नागरिकता छीनना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन कानून बनाइएगा, इसके लिए सांसद को पावर दे दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 क्या देता है कि संविधान में क्या बताया गया अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में कि 1950 में किसे किसे नागरिकता मिलेगी। और 9 बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आप किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपका नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और 10 और 11 में संसद को पावर दिया गया है कि आप नागरिकता के लिए कानून बना सकते हैं, नया नया कानून बना सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये किसको पावर दे दिया गया है, ये संसद को पावर दिया गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नागरिकता अधिनियम, क्या जानेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इसमें क्या सब कानून बनाए गए हैं, किससे नागरिकता मिलेगी, इससे आगे 1950 में तो नागरिकता मिल गई जिसको मिलना था, इससे आगे किसे किसे नागरिकता मिलेगी ये बताया गया किसमें, नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब इसको हम लोग जानेंगे। थक तो जाते हैं, बहुत थकते हैं, बाप रे हो। अब है नागरिकता अधिनियम 1955। ये नागरिकता अधिनियम 1955 है क्या, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बताया गया है अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हम भारत के नागरिक हो या फिर नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो किस प्रकार ग्रहण कर सकता है, क्या सब इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में ये बताया गया कि आप किस तरह से भारत का नागरिक हो सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि आपका नागरिकता को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, कैसे छीन सकता है आपका नागरिकता को, क्या सब इसमें कानून बनाए गए हैं, ये सब बताया गया है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रावधान किए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो पहला क्या है, तो पहला है जन्म से नागरिकता, उसके बाद दूसरा है वंश द्वारा नागरिकता, और तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, और चौथा है भूमि विस्तार, और 5वां है देशीयकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता कैसे हो सकता है, अगर यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई, ठीक है, अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 से पहले, इस डेट के बीच में 1950 और 1987 के बीच में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है भारत में तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। कैसे, ये भी नहीं देखा जाएगा कि उसके माता पिता कौन है, भारत के या फिर दूसरे देश के हैं, बस 1950 और 1987 के बीच अगर कोई बच्चा जन्म लेता है भारत में तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद इसमें सुधार क्या किया गया, ये बताया गया कि 1 जुलाई 1987, उसके बाद ये बताया गया 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के बीच जो भी बच्चा जन्म ले रहा है भारत में उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन कब, ये देखा जाएगा कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। अगर माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद बताया गया 3 दिसंबर 2004 से लेकर अभी तक, 3 दिसंबर 2004 से लेकर के अभी तक अगर कोई बच्चा जन्म लेता है भारत में तो उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन कैसे, ये देखा जाएगा कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर एक बच्चा जन्म लेता है उसका जो मदर है माता, ठीक है, उसका माता जो मदर वो भारत का नागरिक है, लेकिन पिता कैसा होना चाहिए, पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि पिता जो है भारत आया है और किसी लड़की से शादी कर लिया और उसको बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके जो पिता हैं वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि चोरी छुप के नहीं घुसा हो भारत में, ठीक है, या फिर ऐसा किसी विधि से नहीं घुसा हो उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं हो। यानी कि अगर घुसा है इंडिया में उसके पास एक लीगल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो एक पासपोर्ट लेकर आया हो, अच्छे से वीज़ा पासपोर्ट बना के आया हो, ठीक है, तो उसको नागरिकता माना जाएगा। ये नहीं कि चोरी छुप के घुस आया भारत में और किसी से भी शादी कर लिया उसके बाद उसके जो बच्चे हैं उसको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका पिता को क्या होना चाहिए, एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी होना चाहिए, यानी कि वो एक लीगल पासपोर्ट से इंडिया में घुसा हो, लीगल पासपोर्ट से। अनलीगल तरीके से घुसा है तो उसे भारत की नागरिकता
नहीं मिलेगी। ये बताया गया है जन्म के द्वारा, ठीक है, जन्म से नागरिकता। अब हम लोग जानेंगे वंश द्वारा नागरिकता। नागरिकता क्या है? वंश के द्वारा नागरिकता। ये जो दूसरा प्रावधान है वंश के द्वारा नागरिकता, ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं, तो उन बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? अगर उस बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है विदेश में, कब? 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसका पिताजी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ही मिलेगा। तो महिला लोग का कहना था कि पिता के नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता मिल रहा है, यानी कि हम लोग जो विदेश में जाएंगे, महिला लोग जो विदेश में काम करती है, वहाँ पर अगर वो शादी करती है, उसके जो बच्चे होते हैं, तो क्या उसको नागरिकता नहीं मिलेगी? तो महिला लोग का कहना था हम लोग के नागरिकता के आधार पर, महिला के नागरिकता के आधार पर भी बच्चे को भारत की नागरिकता मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या बनाया गया? उसके लिए तब डेट फिक्स किया गया कि 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 2004, यानी कि 10 दिसंबर 1992 और 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके माता या पिता, अगर कोई भी माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी उस बच्चे को, ठीक है। उसके बाद बताया गया 3 दिसंबर 2004 के बाद, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद से अभी तक में ये है प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता मिलेगा भारत का, लेकिन उसको उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा जन्म ले रहा है उसके 1 साल के अंदर, जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर ही उसको भारतीय दूतावास है, जिस भी देश में वो रह रहा है वहाँ पे जो भारतीय दूतावास है, उसके बच्चे के जन्म लेने के 1 साल के अंदर अंदर उससे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको नागरिकता दिलवाना पड़ेगा, तो ही उसको नागरिकता मिलेगी। ये बताया गया है वंश के द्वारा नागरिकता। यानी कि वंश के द्वारा नागरिकता मतलब विदेश में रहने वाले व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, विदेश में जो जन्म लिए हैं, ठीक है, उसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन। हम लोग जानेंगे रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता जो मिलेगी तो पहले केंद्र सरकार ये देखेगी कि वह अवैध प्रवासी तो नहीं है, यानी कि इलीगल माइग्रेंट, यानी कि चोरी छुप के वह भारत में तो नहीं घुसा है या फिर किसी गलत पासपोर्ट से बना करके वह नागरिकता लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे रजिस्ट्रेशन के द्वारा किसे किसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, ठीक, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो विदेश में रह रहा हो, यानी कि अविभाजित भारत के बाहर, यानी कि कोई भी अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि अविभाजित भारत से बाहर रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा प्रावधान है कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक से शादी करता है, ठीक, तो उसे भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसे पहले 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसे प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद उसे बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिलेगी। उसके बाद तीसरा प्रावधान है भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसके जो नाबालिग बच्चे हैं उसे भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। और है अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मान के चलिए कोई पति पत्नी जाके विदेश में रह रहा है, कोई भी काम करने के लिए गया, वहाँ पर अगर उसके बच्चे होते हैं तो उसके पास ऑप्शन रहता है, क्या उसके पास ऑप्शन रहता है वह, यानी मान के चलिए वो पति पत्नी अमेरिका गए हैं रहने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, वहाँ पर उसके बच्चे होते हैं तो उसके पास ऑप्शन है कि वह अमेरिका की नागरिकता दिलाए या फिर भारत की। अगर वह अमेरिका की नागरिकता दिलवाती है उस बच्चे को, ठीक है, जब वो बच्चा वह बहुत ही एज में आ जाएगा अपना, यानी कि 18 साल से ऊपर हो जाता है, तो उसे भारत की नागरिकता लेने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। जब उसे भारत की नागरिकता लेने का अधिकार हो जाता है तो वह विदेशी नागरिक है तो भी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसके माता पिता क्या थे? भारत के नागरिक थे, उसे इसीलिए उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन उस बच्चे को जिसे अमेरिका की नागरिकता दिलवाया गया है उसके माता पिता द्वारा, ठीक है, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। किस आधार पे? क्योंकि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, तो उसे मिलेगा, लेकिन उसे 1 साल आके भारत में पहले रहना पड़ेगा, उसके बाद उसे प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। प्रार्थना पत्र देने के बाद उसे बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिल जाएगा। उसके बाद है अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता रहने के लिए, ठीक है, विदेश गया रहने के लिए भारत का व्यक्ति और विदेश का ही नागरिकता ले लिया, विदेशी नागरिकता, ठीक है, तो भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसे पहले 7 साल यहाँ आके रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसे प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा उसके बाद उसे बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होगा। ये हो गया पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। अब हम लोग जानेंगे भूमि विस्तार। क्या जानेंगे? भूमि विस्तार।
भूमि विस्तार कहने का मतलब जैसे कोई भी, जैसे ये इंडिया है, भारतीय क्षेत्र, ठीक। अगर भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने में समा लेता है, अपने में मिला लेता है कोई भी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को, तो उस विदेशी क्षेत्र में जितने भी रहने वाले व्यक्ति हैं उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे अब हम लोग अपने कंट्री में मिला लिए हैं, उस क्षेत्र को हम लोग अपने यानी कि भारत में मिला लिए, उस भारत के क्षेत्र में मिला लिए हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता मिलेगी। उदाहरण के तौर पे 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया गया था। गोवा के जितने भी व्यक्ति थे उसे भारत की नागरिकता मिल गई। उसके बाद 1962 में पुडुचेरी को भारत में मिलाया गया था, भारत में सम्मिलित किया गया था। उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रह रहे थे उसे भी भारत की नागरिकता मिली थी। अब हम लोग जानेंगे देशीयकरण, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे किस तरह नेचुरलाइजेशन के जरिए मिलता है। देशीयकरण द्वारा यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन। अब हम लोग जानेंगे बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है। बाय नेचुरलाइजेशन उसको बोलते हैं अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति सोचता है कि हमें भारत की नागरिकता मिले या लेना चाहता है, विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको बोलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण द्वारा या फिर प्राकृतिकरण द्वारा, ठीक है। तो उसको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसको पहले रजिस्ट्रेशन के द्वारा करवाना पड़ेगा, उसको नागरिकता मिलेगी। जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसके पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि वह 15 साल तक क्या किया है, कहाँ रहा है, ठीक है। जब उसका 15 साल तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा, 1 से लेकर 15 साल का, तो जिस भी साल वो अप्लाई कर रहा है यानी कि 15वें साल अगर वो अप्लाई कर रहा है 15 साल रहने के बाद, तो ये देखा जाएगा कि वो 15वें साल जो है कहाँ रहा है, यानी कि पूरे 12 का 12 महीना इंडिया में रहा है या नहीं रहा है। वह 15वें साल यानी कि 12 का 12 महीना अगर वो इंडिया में रहा है तो मिलेगी। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि एक 15वां साल तो रहा है, उसके बाद बचिए क्या 1 से 14 साल तक, तो 1 से 14 साल तक में वह 11 वर्ष भारत में रहा हो। 1 से 14 साल तक में 11 वर्ष और एक 15वां साल इधर हो गया, ठीक है। तो यानी 11 + 1 कितना हो गया 12, ठीक है। तो कम से कम 15 साल में से 12 साल भारत में रहा हो, और ये भी देखा जाएगा कि 15वें साल वो पूरा का पूरा भारत में रहा हो। दूसरा चीज़ क्या देखा जाता है कि भारतीय क्षेत्र में जितने भी लैंग्वेज है भारत देश में बोले जाने वाले लैंग्वेज, तो टोटल कितना है 22 लैंग्वेज है भारत देश में बोले जाने वाले लैंग्वेज, ठीक है, मेन लैंग्वेज। तो 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो ही उसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या देखा जाएगा कि जो व्यक्ति नागरिकता लेना चाहता है उसका चरित्र कैसा है, एक अच्छे चरित्र का होना चाहिए, ठीक है। उसे किसी दूसरे देश से मतलब उस टाइप से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखा जाएगा, चौथा ये बताया गया है जिस भी देश का वो व्यक्ति है क्या उसके देश में भी भारत के व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है। यानी कि अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे तभी मिलेगी जब अमेरिका में भी भारतीय व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता मिलती है। यानी कि आप भी दो भारत के व्यक्तियों को नागरिकता, तब हम भी आपके देश के व्यक्तियों को नागरिकता देंगे और वो अप्लाई करेगा, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या बताया गया है, 5वां पॉइंट ये बताया गया है अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो जिस भी देश का वो है, तो अगर वहाँ पर उसे नागरिकता मिली है, यानी कि अमेरिकी व्यक्ति है, अमेरिका की तो नागरिकता वहाँ मिला हुआ है उसको, ठीक है। अगर वो भारत की नागरिकता लेता है तो अमेरिकी नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसे वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, यानी कि अमेरिका की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। यानी कि अगर लेना चाहते हैं भारत की नागरिकता तो आप अपने देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, अपने देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, तो ही भारत की नागरिकता ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है, यानी कि एक ही देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे आप मेरे देश का नागरिक हो जाइए या फिर दूसरे देश का, लेकिन 2 देश का नहीं हो सकते हैं। ये बताया गया 5 पॉइंट क्या कि भारत की नागरिकता कैसे लिया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रावधान था, जन्म से नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा और देशीयकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन, ठीक है। ये सब हो गया, 5 पॉइंट थे, 5 प्रावधान थे जिसके द्वारा भारत की नागरिकता लिया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे क्या सब प्रावधान किए गए हैं भारत की नागरिकता को लॉस करने के, खोने के, ठीक है। कैसे भारत की नागरिकता को खोया जा सकता है, लॉस किया जा सकता है, ठीक है। ये हम लोग जानेंगे नागरिकता की समाप्ति कैसे होता है। नागरिकता की समाप्ति यानी कि नागरिकता को लॉस कैसे किया सकता है, खोया कैसे जाता है। जिस तरह हम लोग पढ़े नागरिकता अधिनियम 1955 में कि भारत की नागरिकता कैसे अर्जित कर सकते हैं, तो उसमें 5 प्रावधान दिए गए थे भारत की नागरिकता को अर्जित करने के लिए। इसमें भी नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 प्रावधान बताए गए हैं कि नागरिकता कैसे खोया जा सकता है, कैसे छीना जा सकता है, ठीक है। ये हम लोग जानेंगे। तो पहले दिया गया है
स्वैच्छिक त्याग, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वह पूर्ण आयु का है, यह घोषणा करता है कि हम भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेशी नागरिकता लेते हैं तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चे हैं तो उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी कब? लेकिन जब उसके बच्चे की उम्र 18 प्लस हो जाएगी तो उसके पास चांस बनता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वह भारत की नागरिकता ले और उसे भारत की नागरिकता मिलती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक है, अगर कोई भारतीय नागरिक है वह ठीक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, इसमें क्या था, इसमें घोषणा करके नागरिकता छोड़ा जाता था और इसमें यह क्या करता है, अपने आप ये दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति ठीक है किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, यानी कि भारत सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर देगी, उसकी नागरिकता को हटा देगी, ख़त्म कर देगी। ठीक है, ये था बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक है, ये तो बर्खास्तगी। लेकिन अगर युद्ध चल रहा है, अगर भारत का युद्ध चल रहा है, उस समय ऐसा पाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस समय ऐसा नियम नहीं बनाया गया है बर्खास्त करने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे में तीसरा प्रावधान दिया गया है वंचित करने के द्वारा। वंचित करना का मतलब होता है रोकना। ठीक है, यानी कि नागरिकता उसका बर्खास्त कर देना, इस तरीके से हम लोग समझ, नागरिकता बर्खास्त कर दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, नागरिकता बर्खास्त करना। तो कब नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है केंद्र सरकार? तो अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से भारत का नागरिक लिया है तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है संविधान का अनादर करने पर उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिस देश से भारतीय देश का युद्ध चल रहा है, अगर भारत का युद्ध किसी देश से चल रहा है, उस समय अगर कोई भी व्यक्ति ठीक है दूसरे देश के साथ गैर कानूनी संबंध बनाता है तो उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद चौथा में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति 7 साल से विदेश में रह रहा है तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ये था वंचित करने के द्वारा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे बर्खास्त किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट बताए गए हैं, स्वैच्छिक त्याग या स्वैच्छिक त्याग बोल सकते हैं, उसके बाद बर्खास्तगी के द्वारा और वंचित करने के द्वारा। ये 3 तरह से नागरिकता को खोया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं नागरिकता अधिनियम 2019। ये जो नागरिकता अधिनियम 2019 है इसमें बहुत ही हो हल्ला हुआ था, तो हम लोग समझते हैं ये क्या है। इसमें ये बताया गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों से आने वाले सिख धर्म या फिर पारसी धर्म या फिर ईसाई धर्म या फिर बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म, इन धर्म के लोग अगर इन 3 देशों से आते हैं किसी भी तरह या फिर बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट के द्वारा या फिर अगर वो आए हैं उसका पासपोर्ट के या वीज़ा का टाइम जो भी टाइम होता है उसका डेट ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया उसका वीज़ा या फिर वो पासपोर्ट अगर ख़त्म हो गया या फिर एक्सपायर कर गया है तो भी वह यहाँ पे रह सकते हैं और भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसीलिए इसके लिए हो हल्ला हुआ था और कुछ व्यक्तियों को मानना था ये लोग जो है ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं, मतलब कि इन लोगों की संख्या बहुत ही कम है वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको शरण देना चाहते हैं। एक पक्ष का ये मानना था, लेकिन और दूसरे पक्ष का ये मानना था कि ये गलत है, इन धर्म को यहाँ पे नहीं देना चाहिए, इन सब धर्मों के व्यक्तियों को यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो नागरिकता अधिनियम 2019 है इसमें बताया गया है कि अगर ये लोग आते हैं किसी दूसरे देश से यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, उसको हम लोग नागरिकता देंगे अगर किसी तरह से वो आए हैं, ठीक, बिना ट्रेवल डॉक्यूमेंट के या फिर अगर आए हैं उसका वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर भी कर गया फिर भी। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, ये था नागरिकता का अधिकार। हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पे हम लोग जानेंगे कुछ नया चीज़। ठीक है, धन्यवाद।